तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। तेल उत्पादन के लिए जिरेनियम की तकनीकी खेती पर जानकारी, कैसे करें मछलियों में लगने वाले रोगों की रोकथाम, बकरियों में होने वाली बीमारियों के कारण, लक्षण और उनका निदान। जिरेनियम जिसे गमलों में उगाकर शहरों में घर की शोभा बढ़ाई जाती है, तो वहीं गांव में किसान इसकी खेती करके तेल का उत्पादन करते हैं और लाभ कमाते हैं। लेकिन तेल उत्पादन के लिए इसकी खेती बहुत कम ही किसान कर रहे हैं। किसान भाइयों, यदि आप भी जिरेनियम की खेती करना चाहते हैं तो कम समय और कम लागत में आपके लिए ये कैसे फायदेमंद खेती हो सकता है, तो आइए इसकी खेती पर पूरी जानकारी लेते हैं सीमेप लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार से। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो औषधि और सघन पौधों की बात करने जा रहे हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो महत्वपूर्ण सघन पौधे की बात करेंगे जिसका नाम है जिरेनियम। जिरेनियम का घर की शोभा बढ़ाने के लिए गमले में उगाकर बेचने का काम बहुत से किसान पहले से ही कर रहे हैं। क्योंकि इसका फूल आकर्षक होता है, इसलिए इन्हें गमले से अधिक लाभ मिलता है। परंतु जिरेनियम की कुछ प्रजातियों की खेती तेल उत्पादन के लिए भी की जाती है और केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ इसकी खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ इसकी खेती के लिए जरूरी आदानों को भी उपलब्ध करवा रहा है। जिरेनियम जो पौधा है ये एक सुगंधित पौधा है जिसका तेल का इस्तेमाल जो सौंदर्य प्रसाधन है, साबुन है और जो परफ्यूम्स वगैरह में किया जाता है। हिंदुस्तान में इस पौधे की जो पैदावार है बहुत ही कम है और हम लगभग 98% अपने देश की रिक्वायरमेंट का बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। और इसमें दो तरह की प्रजातियां पाई जाती है, एक बुल्गेरियन, एक तो जिरेनियम आपका इजिप्ट टाइप का है, दूसरा बोरबोन का है। और जो बोरबोन टाइप जिरेनियम है उसमें जिरेनियोल और सिट्रनिलोल दो कंटेंट पाए जाते हैं जो कि अच्छी किस्म के माने जाते हैं। और जो बोरबोन टाइप जिरेनियम है उसकी हम बात करेंगे तो ये पौधा जो है इसको सीमैप ने डेवलप किया है, विकसित किया है भारत में। और इसको पहले जो पालनी हिल्स में इंट्रोड्यूस किया गया था साउथ इंडिया में, और उत्तर भारत में पिछले 1.5 दशक में इसकी खेती की शुरुआत हुई है। और जो बोरबोन टाइप जिरेनियम है उसकी एक प्रजाति सिमपवन हमारे संस्थान ने सीमैप ने विकसित की है। इस पौधे की जो खेती है वो सर्दी के समय पे की जाती है। इस पौधे की जो रुपाई है या प्रवर्धन है वो कटिंग के द्वारा किया जाता है। कटिंग बनाने के लिए बरसात के मौसम में लगभग 800 से 1000 पौधों को बचा लिया जाता है। जब बरसात खत्म हो जाती है उसके बाद में जब रात का टेम्परेचर ठंडा होने लगता है उस समय पे जो पौधा है इसको फील्ड में लगा दिया जाता है तथा दिसंबर तक इसको फील्ड में रखा जाता है और लगभग 1000 पौधों से 1 हेक्टेयर का मटेरियल तैयार हो जाता है। इसमें जो कि 6 से 8 इंच की कटिंग हो जिसमें 2 या 3 आंख है उससे इस पौधे को आगे बढ़ाया जाता है। पौधे का जो समय है खेती का वो 15 जनवरी से लेके
15 मई तक का समय है। लगभग 4 महीने की खेती इसकी होती है। खाद लगाने के लिए आपको लगभग 80 से 100 किलोग्राम नत्रजन और 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 से 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा पौधे के लिए देनी है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। जो फास्फोरस और पोटास की मात्रा है वो आप 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 50 से 60 किलोग्राम पोटास खेत में बुआई से पहले, या आप कह सकते हैं कि रुपाई से पहले खेत को अच्छी तरह जोत के अंतिम जुताई के समय उसमें लगा दीजिए। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो लगभग 1 हेक्टेयर के लिए 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद आप खेत में जुताई से पहले मिला दें। अगर गोबर की खाद के अलावा आपके पास वर्मिंग कंपोस्ट है तो लगभग 3 से 4 टन वर्मिंग कंपोस्ट आप खेत में जुताई से पहले मिला दें, तो वो खेत के लिए अच्छा रहता है, पौधे की बढ़वार के लिए बहुत अच्छा रहता है। और 1 हेक्टेयर में लगभग 40,000 पौधे इसके लगते हैं। आप कह सकते हैं प्रति एकड़ 16,000 पौधे इसमें लगते हैं। आपका खेत अगर 15 जनवरी के आसपास खाली हो रहा है तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पे पौधों की फ्रेश कटिंग काट के लगा सकते हैं। अगर आप फ्रेश कटिंग नहीं लगाना चाहे तो आप रूटेड कटिंग भी, पहले आप पौधों की कटिंग्स गमले में किसी स्थान पे, किसी क्यारी में या आप पॉलीथीन बैग्स में तैयार कर सकते हैं। उसके बाद खेत में इसको स्थानांतरित कर सकते हैं। और नत्रजन की जो मात्रा है वो 2 या 3 हिस्सों में 20-20, 25-25 दिन के बाद 3 हिस्सों में बांट के उसको अप्लाई करते हैं। अगर आप पौधे को खेत में जनवरी में लगा देते हैं, रुपाई कर देते हैं, तो रुपाई करने के बाद तुरंत हल्का पानी लगा दीजिए। हल्का पानी लगाने के बाद में पौधा जब जड़ पकड़ने लगता है तो उसके 20-25 दिन बाद थोड़ा थोड़ा हल्के खरपतवार निकलना शुरू होते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप 20-25 दिन बाद पहली खरपतवार नियंत्रण कर ले, पौधे से खेत से खरपतवार को निकाल दे तो पौधे को अच्छी बढ़वार मिलती है। उसके बाद में जो नत्रजन की पहली मात्रा है वो खेत में आप छिड़काव कर दीजिए। खेत में छिड़काव करने से पहले या बाद में हल्का पानी लगाए ताकि नत्रजन पौधे की जड़ों तक पहुंच जाए। और उसके बाद में आप दूसरी खरपतवार के लिए या निराई गुड़ाई लगभग 2 महीने बाद करिए, जिस समय पौधा बढ़वार के लिए अच्छा होता है उस समय आप दूसरी नत्रजन की मात्रा डाल दीजिए। इसी प्रकार से आप हल्का पानी हर 15-20 दिन पे, जब पौधे को आपको लगता है जरूरत है, पौधा थोड़ा सा हल्का मुरझाने लगे तो आप उसमें दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 6 से 7 पानी इस पौधे में फरवरी से लेकर मई तक देते हैं और 3 बार नत्रजन की मात्रा देते हैं। इस प्रकार से पौधा लगभग 100 से 110, 120 दिन पे अलग अलग जलवायु के हिसाब से तैयार हो जाता है। और 1 हेक्टेयर में लगभग 25 किलो तेल इसका निकलता है, जो कि बड़ी अच्छी उसकी डिमांड है। बाजार में बहुत अच्छा उसका भाव है, जो कि 5 से 6,000 रुपए किलो आराम से बिक रहा है। और अगर आप देखें इसका कि अगर आपको 1 हेक्टेयर में 25 किलो तेल मिलता है जो आपका 6,000 रुपए के हिसाब से जाता है, तो आप कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए से ज्यादा आपका तेल की कीमत हो जाती है। इसमें अगर आप खर्चा निकाल दे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 30, 35, 40 हजार रुपए भी अगर आप खर्चा निकालते हैं तो भी आपको प्रति हेक्टेयर 4 महीने में 60 से 70 हजार रुपए की बचत हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा पौधा है। हमारा हिंदुस्तान में इसका इंपोर्ट हो रहा है। तो मेरे किसान भाइयों से अनुरोध है कि इसकी ज्यादा जानकारी के लिए सीमैप लखनऊ में संपर्क करें। हमारे संस्थान ने इसकी उन्नत खेती की तकनीक विकसित की है, उन्नत पौध सामग्री हमारे पास उपलब्ध है और इस पौधे को आप बढ़ा के और इस पौधे को आप खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। मात्र 4 महीने की फसल है। और हम इस पौधे की बढ़वार के लिए 31 जनवरी को किसान मेले का आयोजन कर रहे हैं हमारे लखनऊ स्थित प्रांगण में। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि 31 जनवरी को आप सीमैप में पधार कर मेले में आके औषधि और सघन पौधों की जानकारी ले, खासकर वो औषधि और सघन पौधे जिनका बाजार है, क्योंकि बाजार के खरीदार भी उस दिन होंगे। और मेले में पूरी जानकारी लेने के बाद आप औषधि और सघन पौधों की खेती की शुरुआत करें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, बने रहिए हमारे साथ। कैसे करें मछलियों में लगने वाले रोगों की रोकथाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
राज्य के जो किसान मछली पालन कर रहे हैं उन्हें ठंड के मौसम में मछली तालाबों की विशेष देखरेख करने की जरूरत होती है, नहीं तो मछलियों में रोग लगने की संभावना रहती है, जिससे तालाब में मछलियां मरने लगती हैं। तो मछली पालन भाइयों कैसे करें मछलियों के रोगों का नियंत्रण, आइए जानते हैं विशेषज्ञ डॉक्टर एस.सी. रॉय से। उनके लिए एक यह है कि कहीं कहीं से खबर आ रही है कि लाल धब्बा वाली बीमारी, जिसे हम लोग EUS कहते हैं, जहाँ कहीं भी इस बीमारी के लक्षण दिखाई दें, जैसे उसके शरीर पर लाल धब्बे या चकत्ते के रूप में, घाव के रूप में दिखाई दे, तो समझ लें कि ये एपिज्यूटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम नामक बीमारी है। और इसके उपचार के लिए एक दवा है सीफैक्स, ये लगभग 400-500 रुपये लीटर मिलता है। और 1 हेक्टेयर का अगर आपका तालाब है और उसमें 3 फीट पानी है तो 1 लीटर दवा आप डालते हैं उसका घोल बनाकर 50 लीटर पानी में, तो 3 दिन के अंदर पूरा बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा यह है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है और किसान भाइयों को सलाह है कि अपने तालाब के पानी का जल स्तर जो है 1.5 मीटर से नीचे नहीं जाने दें। किसान भाइयों, मछलियों में ये रोग तालाब की सफाई के अभाव में होता है, क्योंकि तालाब की सफाई नहीं करने पर हानिकारक फफूंद और जीवाणुओं का प्रकोप बढ़ जाता है, जिनकी चपेट में आकर मछलियां रोगग्रस्त हो जाती हैं और मरने लगती हैं, जिससे आर्थिक क्षति होती है। तो इस रोग से बचाव के लिए मछली तालाब की साफ सफाई का प्रबंधन कैसे करना है? साफ सफाई में तो अभी चूँकि आप मछली का पालन चल रहा है, आपको एक ध्यान देना है कि अगर किसी प्रकार का अनावश्यक जलीय वनस्पति या कोई और पौधे अनावश्यक जो अगर आ गए हैं तो उसको मैनुअल हाथ द्वारा या कटीले तार द्वारा आप निकाल दें। किसी प्रकार का अनावश्यक वनस्पति नहीं रहने दें। और दूसरा, थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है कि बहुत सी छोटी छोटी अनुपयोगी मछलियां जो है, जैसे पोथिया हुआ, चिलवा हुआ, तालाब में आ जाती हैं और अनावश्यक रूप से उसमें प्रजनन करके अपनी संख्या को बढ़ा लेती हैं, जिससे कार्प मछलियों के लिए जो आप पालन किए हैं भोजन और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अपने तालाब में जाल डाल करके जितनी भी छोटी अनुपयोगी मछलियां हैं उनको निकाल कर बेच दें, वो भी अच्छा प्राइस देती है, 40 से 45 रुपये केजी बिकती है। दूसरी बात यह है कि जाड़े में जो आप कृत्रिम भोजन खिला रहे हैं मछली को, वो थोड़ा सा दिसंबर और जनवरी में उसका जो रेट है, जैसे 2 से 3% हम लोग कहते हैं बॉडी वेट के हिसाब से, तो आप हाफ कर दें। मछलियों की अच्छी वृद्धि के लिए कृत्रिम आहार की जरूरत होती है। इस आहार को बनाने के लिए इसमें उपयोग किए जाने वाले अवयव की प्रतिशत मात्रा इस प्रकार है। कृत्रिम आहार प्रतिदिन सुबह के समय देना अच्छा होता है। आहार को देने के लिए इन मिश्रणों को थैले या बोरे में भरकर बोरे के निचले हिस्से में छोटे छोटे छेद बनाकर बांस के सहारे तालाब में लटका देना चाहिए, ताकि मछलियां बोरे के छेदों से धीरे धीरे भोजन करती रहें। और किसी प्रकार का दुर्गंध या काई, हरा रंग की काई इस तरह का दिखाई दे तो खाद और कृत्रिम भोजन दोनों का प्रयोग बंद कर दें और उसमें चूने का प्रयोग 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, अगर 1 मीटर से 1.5 मीटर पानी है तो आप करें। और जब नॉर्मल सिचुएशन आ जाए तो पुनः खाद और कृत्रिम भोजन का प्रयोग शुरू करें। और जो किसान मत्स्य पालक सीड प्रोडक्शन का भी काम करते हैं, मछली के बीज का उत्पादन का काम करते हैं, तो उनके लिए यह है कि कॉमन कार्प का अभी जो मेल और फीमेल मछली है उसको अलग से आप छांट करके मैच्योर परिपक्व मेल और फीमेल को अलग कर लें और जनवरी भर उसको अच्छा तरह से फीडिंग करावें। बॉडी को उसके 2 से 3% की दर से आप उसको जो है कृत्रिम भोजन दें और मेल और फीमेल को दोनों को अलग अलग तालाब में रखें और फरवरी मार्च 2 महीने में आप कॉमन कार्प का प्रजनन करा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बीज का उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए बहुत उपयुक्त समय चल रहा है। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बकरियों में होने वाली बीमारियों के कारण, लक्षण और उनका निदान। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
मौसम में हो रहे बदलाव के कारण बकरियों में कई प्रकार के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में यदि आप बकरियों में सही समय पर रोगों को पहचान कर इलाज करवा लें तो होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं। तो बकरियों में कौन कौन से रोग लगने लग जाते हैं और उसका निदान क्या है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मुखदुम मथुरा के डॉक्टर H.A. तिवारी। किसान भाइयों, अगर आप वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बकरियों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए, उनको बीमारियों से बचाया जाए। बीमारियां होने न पाएं, उनके रोकथाम की आवश्यकता होती है। इसके लिए बकरियों को विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। उनमें सबसे पहला जो टीका है वो PPR बीमारी है, जिसमें कि जिस बकरी को ये बीमारी होती है उसको दस्त होते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, 106 डिग्री बुखार होता है और नाक से पानी आता है। किसान भाइयों, ये इतनी गंभीर बीमारी है। इस रोग से प्रभावित बकरियों को मरने से बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है और लगभग 70 से 90% तक बकरियां मर जाती हैं। इसीलिए इस रोग से बकरियों को बचाने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं। कभी भी आप फार्म खोलने जा रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि फार्म शुरू करने से पहले या बकरियां खरीदने से पहले PPR टीके की व्यवस्था आप बाजार से कर लें। ये टीका बाजार में उपलब्ध है। 1 ml त्वचा के नीचे, चमड़े के नीचे लगाया जाता है और एक बार अगर आप लगा देते हैं तो 3 साल तक इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। तो कभी भी फार्म अगर स्टार्ट कर रहे हैं आप तो इस बात का ध्यान रखें कि बकरियों को खरीदने के बाद 1 सप्ताह उनको रेस्ट दें, आराम करेंगी और उसके बाद उनको जो है ये टीका आप लगा दें। 2 टीकों के बीच में लगभग 10 से 15 दिन का अंतर जो है रखा जाना चाहिए। बकरियों में दूसरी बीमारी आती है एंट्रोटॉक्सीमिया, जिसे आंतों का जहर भी कहा जाता है। ये बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है और इस बीमारी में अधिकतर मेमने प्रभावित होते हैं। और इनका मुख्य कारण इस बीमारी का होता है, इनके शरीर में बैक्टीरिया मौजूद होता है, उसी का अटैक होता है इसमें बकरियां जो होती हैं या जो बच्चे होते हैं, अगर वो ज्यादा मात्रा में दाना चारा खा लेते हैं, जिसको हम ओवर फीडिंग कहते हैं, अथवा आपने खिलाए जाने वाले चारे में अचानक कोई परिवर्तन कर दिया है तो उसके कारण भी बकरी ज़्यादा मात्रा में चारा खा जाती है, तो उससे बीमारी होती है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि बकरी के पेट में दर्द होने लगता है, चिल्लाती है, वो पेट काफ़ी फूल जाता है, उसमें गैस बनती है और वो कभी कभी ऐसा होता है कि दस्त भी आते हैं और ज़मीन पर गिर पड़ती है, पैर चलाती रहती है। तो इससे बचने के लिए जो है हम जो भी लक्षण के उपचार होते हैं वो हम इनको करते हैं। पेट दर्द की दवा देते हैं, आफरा की दवा देते हैं और जो पेट में इनके एसिड बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम सोडा भी दे सकते हैं, पिला सकते हैं। लेकिन इनसे बचने के लिए जरूरी होता है कि आप इस बीमारी का टीकाकरण करें। बाजार में ET रक्षा के नाम से टीका जो है उपलब्ध है। 2 ml त्वचा के नीचे, चमड़े के नीचे हम लगाते हैं और एक बार अगर हम लगा देते हैं तो इस टीके से करीब 1 साल तक बीमारी से छुटकारा मिलता है। ज्यादातर ये टीका फरवरी माह में लगाया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि ये टीका एक बार लगाने के बाद दूसरा टीका 14 से 21 दिन पर अवश्य लगवाएं। ये टीका लगाने से बकरियों में रोग रोधक क्षमता बढ़ जाती है। तीसरा रोग है किसान भाइयों, खुरपका मुहपका। खुरपका मुहपका एक विषाणुओं से होने वाला रोग है। इसमें मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पैरों के बीच में जो क्लेफ्ट होता है उसमें भी छाले पड़ जाते हैं, घाव हो जाता है। मुंह में छाले पड़ जाने के कारण जानवर चारा नहीं खाता है और पैर में छाले पड़ जाने के कारण जानवर लंगड़ा के चलता है। एक पैर से भी लंगड़ा सकता है और चारों पैरों से भी लंगड़ा सकता है। इस बीमारी में जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि इस रोग के कारण बकरी पालकों को आर्थिक हानि बहुत होती है। बकरी में दूध का उत्पादन बिल्कुल घट जाता है। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि इसका हम टीकाकरण करें। बाजार में FMD रक्षा के नाम से भी ये टीका उपलब्ध है। खुरपका मुहपका ओवैक के नाम से है। तो इसका 1 ml जो है मांस में लगाते हैं हम इंट्रामस्कुलर। इसको अगर लगा दें तो 1 साल तक बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। एक बीमारी होती है बकरी चेचक। बकरी चेचक एक ऐसा रोग है जो कि बकरियों में पूरे शरीर पर चेचक के दाने, छाले पड़ जाते हैं। जानवर को बुखार आता है, आँख लाल हो जाती है, उससे पानी आता है, नाक से पानी आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और इसमें भी बकरियों की मृत्यु बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए भी टीका बाजार में उपलब्ध है, बकरी चेचक का टीका। और 1 ml त्वचा के नीचे या चमड़े के नीचे अगर हम लगा देते हैं तो 1 साल तक इस रोग से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों, बकरियों के पेट में कई तरह के कीड़े हो जाते हैं, जिसके कारण पशु काफी कमजोर हो जाते हैं और उनसे अधिक उत्पादन नहीं मिल पाता। तो इसके नियंत्रण के लिए क्या करें, आइए जानते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों, बरसात आने से पहले
और बरसात खत्म हो जाने के बाद 2 बार बकरियों में पेट के कीड़े मारने की दवा आप जरूर पिलाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप दवा बकरियों को पिला रहे हैं तो सुबह पिलाएं और खाली पेट पिलाएं। दवा पिलाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक उनको दाना और पानी मत दें तो दवा का प्रभाव काफी अच्छा रहता है। दवाएं बाजार में बहुत सी उपलब्ध हैं, जैसे बेनमिंथ है, निल्जान है, एल्बेंडाजाल है, फेनबेंडाजाल है, बहुत सी दवाएं हैं बाजार में। तो जो भी दवा बाजार में उपलब्ध हो, लेकिन डॉक्टर के निर्देशन में ही, पशु चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में आप दवा पिलाएं। एक बात का और भी ध्यान रखें कि जो दवा आपने बरसात से पहले जो है पिलाई है, उस दवा को बरसात के बाद मत पिलाएं। बरसात के बाद पिलाने वाली दवा को बदल दें, क्योंकि जब एक बार दवा ये पिला दी जाती है तो बकरियों में उसके खिलाफ रोग रोधक क्षमता पैदा हो जाती है। तो वही दवा अगर आप बरसात के बाद पिलाएंगे तो वो काम नहीं करेगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बहादुरपुर कानपुर के जीतन परिहार ने। आपने बेर के बाग में फल मक्खी कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज अपन बात करेंगे बेर में फल मक्खी का प्रकोप कैसे होता है और इसका प्रबंधन अपने को कैसे करना चाहिए कम से कम लागत में। तो किसान भाइयों, एक अपने बेर का जो बगीचे हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, तो उस स्थिति में अपने को जो ये बेर फल मक्खी है उसका प्रकोप को कम करना भी आवश्यक हो जाता है। तो अपन देखते हैं कि जब जो ही अपने बेर के ऊपर जब अपन देखते हैं कि फूल आना प्रारंभ होता है, तो उसी समय अपने को देखते रहना चाहिए कि किस तरह से उसका फल मक्खी कब आ रही है, तो उसी समय इसका प्रकोप होना प्रारंभ हो जाता है। जो बेर है वो क्या है कि जब जो मटर होते हैं, मटर के दाने के जैसे हो या उससे थोड़े से छोटे हो, तो उसी समय अपने को उसका प्रबंधन करना चाहिए। वो क्या है कि जो इसकी बेर फल मक्खी है वो उसी समय क्या है कि उन जो ही फूल से फल बनने की वो अवस्था आती है, उसके अंदर क्रिया होती है, तो उसी समय क्या है कि वो फल मक्खी उसमें अंडे दे देती है। अंडे से क्या होता है कि जब उस फल की जो प्रारंभिक अवस्था होती है या मटर से छोटा फल होता है उस साइज के, तो उस समय क्या है कि वो मक्खी अंडे देने से क्या है कि उसमें से लार्वी निकल जाती है, जिसे अपन मैगट कहते हैं। वो मैगट क्या है कि उसके पल्प को खाती रहती है और कई बार तो इतना नुकसान हो जाता है, कितना प्रकोप हो जाता है कि प्रत्येक जो अपना बेर होता है, फल होता है, उसमें इसका प्रकोप देखने को मिलता है। तो इसके जो प्रबंधन की बात करते हैं, तो जब इसका एक अवस्था जमीन में रहती है तो अपने को क्या है कि जो इसकी जो अपना बेर के वृक्ष है उसके नीचे अच्छी तरह से निराई गुड़ाई है करनी चाहिए। उसे गुड़ाई करने से क्या है कि उसका जो प्यूपा है वो नष्ट हो जाएगा और उसकी जो वयस्क कीट है वो नहीं बन पाएगा, जिसे अपन फल मक्खी कहते हैं, वो नहीं बन पाएगा और नहीं बनने से क्या है कि वो अंडे नहीं दे पाएगी। इसी के साथ में मैं आपको किसान भाइयों इसका प्रबंधन का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने को जगह जगह चाहे अपने परात हो, जिसे अपन परात या बाल्टी, छोटे छोटे ऐसे थाली वो लेकर के उसमें क्या है कि जेगरी, जिसे अपन यूं कह सकते हैं सीधी भाषा में, गुड़ का घोल बना करके जैसे अपन मक्खियां आकर्षित होती है उसी तरह से क्या है कि ये भी उसकी तरफ काफी आकर्षित होती है फल मक्खी। तो उसमें क्या है कि उनको जब उसमें थोड़ा सा कीटनाशक मिला दें तो जो ये फल मक्खियां उसकी तरफ आकर्षित होगी, जो गोल बनाते हैं, तो वो कीटनाशक की वजह से वो सबकी सब नष्ट हो जाती है। तो वो क्या है कि आगे की उसकी संतति नहीं बना पाती है और इससे क्या है कि वो सभी इकट्ठा करके अपन उसको नष्ट कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद कीटनाशक रसायनों की बात करते हैं, तो बेर फल मक्खी के नियंत्रण के लिए अपने को डाइमेथोड 30 EC नामक कीट रसायन आता है। तो उसके लिए क्या है कि 1 ml प्रति लीटर पानी का घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं, या फिर मेलाथियान 50 EC नामक दवाई आती है, तो उसका भी क्या है कि 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी का घोल बना करके अपन को बेर के जो बगीचे हैं
उस पे छिड़काव करना चाहिए। अगर किसान भाइयों जब प्रकोप ज्यादा हो तो इन रसायनों का अपन 10 से 15 दिन बाद में फिर वापस दोहराव करना चाहिए, अर्थात अपने को 10 से 15 दिन बाद में दोबारा छिड़काव करना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि छिड़काव भी उस अवस्था में करें जब वो या तो फल बेर से छोटे हो या बेर से आकार के हो। उसी समय क्या है कि उसी समय काफी नुकसान पहुंचाते हैं और उसी समय अंडे से उसकी लार्वी उसके अंदर प्रवेश कर जाती है फल के अंदर, तो उससे क्या है कि वो काफी नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर बाद की अवस्था की बात करते हैं तो जब बाद में अपन छिड़काव करते हैं तो वो अंदर जा चुकी होती है तो उसका प्रबंधन नहीं हो पाता है। तो चाहे जो 25 किस्में हैं बेर की, अगर उसमें भी प्रकोप हो रहा हो तो उस स्थिति में अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि बेर की आकार क्या है, जो फल का आकार क्या है। अगर फल छोटी साइज में है, छोटे आकार में है, तो उसी समय से जब फूल बनने लगे बेर पे तो उसी समय से अपने को प्रबंधन का कार्यक्रम शुरू कर देना चाहिए। जैसे सबसे पहले एक अपने को जो कीटनाशक घोल बना करके जगह जगह परातों में रखना चाहिए। उसके बाद में जो जमीन की जुताई है वो अच्छी तरह से करनी चाहिए, क्योंकि उसकी एक अवस्था जमीन में रहती है और जिसे प्यूपा कहते हैं। इसके अलावा जो काने फल है उनको भी इकट्ठा करके और अपने को एक तरफ नष्ट कर देना चाहिए ताकि वो उनकी संतति आगे नहीं बढ़ पाए। और इसके अलावा जो कीटनाशक मैंने बताया लास्ट में, उसका अपने को छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से अपने जो बेर में फल मक्खी का प्रकोप होता है और देखने को मिलता है कि उससे बाजार भाव काफ़ी कम हो जाते हैं और उसका जो उत्पादन होते हुए भी उसका अपने को मूल्य नहीं मिल पाता है। तो ये जो मैंने आपको फल मक्खी के प्रबंधन के बारे में जो बताया उसको अपना करके अपनी फसल का, अपनी जो बेर उत्पादन है उसको अपन बढ़ा सकते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सलाद में प्रयोग होने वाली विदेशी सब्जियों की खेती पर सफल किसान का अनुभव। अधिक आय के लिए पॉली हाउस में झरबेरा फूल की रोपाई तकनीक। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पर कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।